तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल ज्यूरिस्वेदा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के बारे में। उसमें एसेंशियल क्या है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इज अ सिविल रॉन्ग, यानी एक टॉर्ट है। अगर एक पार्टी की लापरवाही की वजह से दूसरे पार्टी को कुछ नुकसान होता है तो वो नेग्लिजेंस के अंडर लाइबल होंगे। यानी व्हेन वन पार्टी फेल्स टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर कॉजिंग हार्म और लॉस टू अनदर पार्टी, तो वो नेग्लिजेंस कहलाएगा। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर यानी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ये ड्यूटी ऑफ केयर होता क्या है? ये ड्यूटी ऑफ केयर जो है, ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर या रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर या फिर ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब है एक कानूनी तौर पर किसी भी इंडिविजुअल या प्रोफेशनल की ये ऑब्लिगेशन रहती है कि वो अपना काम यानी अपने एक्ट और ओमिशन ध्यान से करे, केयर रीजनेबल केयर के साथ करे, ताकि उससे किसी दूसरे को कोई भी नुकसान ना हो। इसी को बोलते हैं ड्यूटी ऑफ केयर। और यही अगर ब्रीच होती है, इसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर को, कि अगर आपने रीजनेबल केयर नहीं रखा, आपने ये ड्यूटी ऑफ केयर अगर ब्रीच की और किसी दूसरे पर्सन को चोट पहुंची, तो उसी चीज को नेग्लिजेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एक डॉक्टर, मान लीजिए एक डॉक्टर का काम है पेशेंट देखना, उसके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो देख के उसको दवाई देना। तो अगर एक डॉक्टर ने अगर पेशेंट्स के रिकॉर्ड देखे बिना उसको अगर इंजेक्शन या फिर कोई भी दवाई दे दी और अगर पेशेंट हार्म सफर करता है, तो ये एक मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर आएगा। नेग्लिजेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, सक्सेसफुली एस्टेब्लिश करने के लिए 4 एसेंशियल लगते हैं। सबसे पहला है ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब है कि एक जो इंडिविजुअल या फिर प्रोफेशनल है उसको रीजनेबल केयर रखनी है अपने कोई भी एक्ट करने में। यानी अगर ये जो है गाड़ी जो है, मान लीजिए गाड़ी ऐसे ही बनाते हैं अभी, ठीक है, गाड़ी जो है ये सड़क पे जा रही है और इसके अंदर जो ड्राइवर है वो मोबाइल देख के गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और इसने इस पर्सन को ठोक दिया, इसने इस पर्सन का एक्सीडेंट कर दिया, इस पर्सन के साथ इसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये पर्सन इस पे नेग्लिजेंस फाइल कर सकता है कि भाई ये इसका काम है गाड़ी चलाना, इसका ड्यूटी ऑफ केयर बनता है कि भाई संभाल के गाड़ी चलाना ताकि उनका नुकसान ना हो, इसीलिए मैं इस पे नेग्लिजेंस फाइल कर रहा हूँ क्योंकि इसने मेरा एक्सीडेंट किया और ये फोन चला रहा था। अब जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा वो हमेशा क्लेमेंट पे रहेगा। जो भी क्लेम कर रहा है वो उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि ये चारों जो एसेंशियल हम पढ़ेंगे वो प्रूफ करना, तभी सक्सेसफुली वो नेग्लिजेंस या सक्सेसफुली वो कंपनसेशन ले पाएगा। तो ड्यूटी ऑफ केयर हमने पढ़ ही लिया था, पिछले स्लाइड में भी हमने पढ़ा था कि इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन टू टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड कॉजिंग हार्म टू अनदर पर्सन। अब लॉर्ड एटकिन का एक लेजेंडरी प्रिंसिपल है, नेबर्स प्रिंसिपल, जो आया था डोनेगो वर्सेस स्टीवेंसन के केस में। डोनेगो वर्सेस स्टीवेंसन के केस में क्या हुआ था, ये एक महिला थी, ये बियर की शॉप थी, यहाँ पर बियर की शॉप थी, और इधर से उन्होंने जिंजर फ्लेवर, जो भी जिंजर फ्लेवर बियर खरीदी थी, और इसने खुद ना पी के अपनी दोस्त को दे दी थी। 2 बोतल खरीदी थी, एक खुद पी गई, एक अपनी दोस्त को दे दी, भाई सिंपल सी बात है। लेकिन जो इसके दोस्त ने पी थी उसमें एक स्नेल पाया जाता है, बड़ा हुआ स्नेल मिला इसको, ठीक है। तो अब क्या इस पे केस कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच का हुआ था ना, ये और इसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं, तो ये केस इस पे कर नहीं सकती। तो इसने क्या किया, डायरेक्ट केस कर दिया कंपनी पे, इसने केस किया कंपनी पे। तो लॉर्ड एटकिन कहते हैं कि यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट्स और ओमिशन विच यू कैन रीजनेबली फोरसी वुड बी लाइकली टू इंजर योर नेबर। यानी ये जो नेबर है इसका मतलब पड़ोसी नहीं होता, ठीक है। नेबर का मतलब पड़ोसी नहीं, नेबर का मतलब मान लीजिए अगर ये कंपनी है, अब इसको क्या लेना देना कि इसने खरीदी हो चाहे इसने खरीदी हो, पी किसने है, इसने पी हो चाहे इसने पी हो, चाहे ए बी सी डी ये जिसने भी पी हो, ठीक है। इस नेल पाना कोई रीजनेबल काम थोड़ी है, कोई मतलब लॉजिकल बात तो है नहीं। तो ये कंपनी को सू कर सकती है, और कंपनी हेल्ड लाइबल भी हुई थी इसमें, इसको कंपनसेशन देने के लिए। क्योंकि अगर कंपनी कोई चीज प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो वो कोई भी कंज्यूम कर सकता है, और जो अगर कोई भी कंज्यूम करेगा तो वो नेबर कहलाएगा, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है या क्लोजली या डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है आपके काम से, तो वो आपको सू कर सकता है। वही चीज इस वाले प्रिंसिपल में बताई गई थी कि नेबर जो है वो एनीवन हु इज सो क्लोजली एंड डायरेक्टली अफेक्टेड बाय योर एक्ट दैट यू ओड टू हैव देम इन माइंड। जो सेकंड टेस्ट है वो था द मॉडर्न 3 पार्ट टेस्ट। मॉडर्न 3 पार्ट टेस्ट को फेमसली कपारो या फिर कैप्रो 3 पार्ट टेस्ट भी कहते हैं, कैप्रो टेस्ट।
जिसमें क्या हुआ था, कैप्रो ने कुछ कंपनी के शेयर खरीदे थे एक ऑडिटर की ऑडिट देख के, उस कंपनी के बारे में एक ऑडिटर की ऑडिट देख के, और जो ऑडिटर था वो था डिकमैन। जो डिकमैन था उसने एक ऑडिट पब्लिश की थी, ठीक है, और उस पर रिलाई करते हुए कैप्रो ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। लेकिन वो ऑडिट बना था वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट था। जो इनएक्यूरेट था तो कैप्रो को प्रॉफिट की जगह होता है लॉस, और जब लॉस होता है तो कैप्रो जाके सू कर देता है डिकमैन को। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये हेल्ड करती है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये हेल्ड करती है कि ऑडिटर डिड नॉट ओ अ ड्यूटी ऑफ केयर टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। उसने तो भाई अपना काम किया ऑडिटर का, इसीलिए उन्होंने 3 पार्ट टेस्ट दिया, ठीक है, ताकि ड्यूटी ऑफ केयर अच्छे से इंपोज हो। तो उन्होंने 3 पार्ट टेस्ट दिया, जिसमें पहला था रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, कि भाई कोई एक समझदार इंसान उसको फोर्सी कर पा रहा है कि नहीं। दूसरा प्रॉक्सिमिटी, यानी कितना क्लोजली रिलेटेड है, प्रॉक्सिमिटी क्या है उस टेस्ट की, चाहे वो फिजिकल, सर्कमस्टेंशियल और कॉजल हो। तीसरा है फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, क्या सोसाइटी में वो चीज़ इम्पोज ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें कोर्ट देखेगी और उसके बाद ड्यूटी इम्पोज करेगी। अगर ड्यूटी इम्पोज हो जाती है तो क्लेमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है कि नहीं, यानी सेकंड एसेंशियल जो है वो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी का। अगर ड्यूटी जो है वो इम्पोज हो गई, मान लीजिए ए ने कोई एक्ट करा और बी को उससे नुकसान पहुंचा, ठीक है, बी को उससे नुकसान पहुंचा, तो बी ने ये तो बता दिया कि भाई हाँ ए की ड्यूटी ऑफ केयर थी उसके लिए, ठीक है, उसके प्रति ए की ड्यूटी ऑफ केयर थी। लेकिन अब बी को ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि इसके नेग्लिजेंस के चलते ही इसको चोट लगी है, ठीक है, इसके नेग्लिजेंस के चलते ही इसको चोट लगी है। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी समझेंगे 2 स्टैंडर्ड से, एक रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड और एक स्पेशल स्टैंडर्ड्स। अगर मान लीजिए रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड्स में कोर्ट पूछेगा कि व्हाट वुड बी अ रीजनेबल पर्सन हैव डन इन द सेम सर्कमस्टेंसेस, यानी अगर ए के नेग्लिजेंस से हुआ तो पूछेगा चलिए ये सी है, ठीक है, ये रीजनेबल पर्सन है, समझदार आदमी है, ठीक है, अगर ये ए की जगह रहता तो क्या वो ये गलती करता, और अगर नहीं करता तो ए लायबल होता। अगर मान लीजिए गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी है, ये चल रही है, ये भाई अपना मोबाइल देख के चला रहे हैं, ठीक है, जो भी इधर ड्राइवर है मोबाइल देख के चला रहे हैं, इसको चोट पहुंचती है, तो कोर्ट क्या कहेगा कि इस ड्राइवर की जगह कोई और ड्राइवर होता, ठीक है, तो वो क्या प्रिकॉशन लेता, यानी कि वो क्या रीजनेबली केयर करता, कि उसकी ड्यूटी ऑफ केयर क्या होती, कि मोबाइल ना चलाना, टाइम से ब्रेक मारना, यही सब, तो ये इसने नहीं किया तो इसलिए वो लायबल होगा। स्पेशल स्टैंडर्ड्स होता है प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेशल स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रोफेशनल के लिए, यानी इसको रीजनेबल पर्सन्स नहीं कर पाते, यानी डॉक्टर का है रीजनेबल पर्सन थोड़ी कर पाएगा, भले वो समझदार हो, सर्जरी नहीं कर पाएगा, लॉयर है, अकाउंटेंट है, ये सब, तो वो जज किए जाते हैं रीजनेबली कंपिटेंट प्रोफेशनल के, यानी इसके जो रीजनेबली कंपिटेंट प्रोफेशनल्स होंगे, यानी डॉक्टर का कोई बढ़िया डॉक्टर होगा, या फिर उससे भले वो उतना स्पेशलाइज ना हो लेकिन फिर भी रीजनेबली कंपिटेंट होना चाहिए, तो ऐसे ब्रीच ऑफ ड्यूटी आप साबित कर सकते हैं। 4 फैक्टर्स भी हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी को डिटरमाइन करने के लिए। पहला है फोर्सिबिलिटी ऑफ हार्म, जो हमने पढ़ लिया कि हमारे रीजनेबल पर्सन फोर्स ही कर सकता है कि नहीं वो हार्म। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, अगर ग्रेटर रिस्क है तो केयर उतनी ही ज्यादा चाहिए, अगर लोअर रिस्क है तो फिर केयर उतनी ज्यादा नहीं चाहिए, जो हुआ था बोल्टन वर्सेस स्टोन में। बोल्टन वर्सेस स्टोन में हुआ था कि भाई ये स्टोन ने बॉल हिट की, ठीक है, बहुत लंबा छक्का मारा होगा जो बोल्टन के सिर पे जाके लग गई, लेकिन ये चीजें होती है 6 साल में सिर्फ एक बार, 6 साल में एक बार किसी ऑडियंस को लग गई, या फिर ग्राउंड के बाहर बॉल जाके किसी बाहर वाला जो चल रहा था उसको लग गई, तो इसमें हेल्ड किया कि रिस्क जो है बहुत छोटा है, ठीक है, रिस्क जो है बहुत छोटा है, कि भाई 6 साल में एक बार होता है तो फिर ये कंपनसेशन देने के उसमें नहीं है, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं हुई है, इसीलिए जो स्टोन है वो लायबल नहीं ठहराया गया। कॉस्ट ऑफ प्रिकॉशन, यानी प्रिकॉशन लेके रखना चाहिए, अगर प्रिकॉशन नहीं लिया है तो फिर वो ब्रीच होगा। सोशल यूटिलिटी का मतलब अगर आप पब्लिक गुड के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर लॉ जो है वो एक्सक्यूज कर सकता है आपके कामों को, यानी अगर एम्बुलेंस जो है स्पीडिंग कर रही है तो फिर उसके लिए उसको सजा नहीं मिलेगी, वो लायबल नहीं ठहराया जाएगा उस चीज के लिए। तीसरा है कॉसेशन। कॉसेशन का मतलब मान लीजिए ये एक एक्ट है और ये है डैमेज। अब इन दोनों के बीच का जो लिंक है, ठीक है, ये डिफेंडेंट ने कुछ एक्ट किया, ये प्लेंटिफ को कुछ हार्म किया, अब डिफेंडेंट की एक्ट की वजह से ही प्लेंटिफ को हार्म हुआ है, यही प्रूफ करता है पोजेशन। पोजेशन यानी डेमोन्स्ट्रेट अ क्लियर कॉजल लिंक between the defendant's breach of duty and the damage suffered. Causation has 2 components, यानी एक factual causation होता है, एक legal causation होता है। factual causation में आता है but for test। but for test का मतलब अगर ये नहीं होता तो क्या होता, वैसा कुछ। तो इसमें जो प्रिंसिपल है, the claimant must prove that but for the defendant's negligent act the harm would not have been occurred, यानी अगर
एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक पेशेंट को एक ऐसी बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो सकती है, ठीक है, एक ऐसी बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो सकती, फिर भी एक डॉक्टर ट्राई करता है डायग्नोस करने का, ठीक है, एक टर्मिनल इलनेस है जिसका एक डॉक्टर ट्राई करता है डायग्नोस करने का, लेकिन उस दौरान या फिर जब भी वो मर जाता है, ठीक है, दवाई ववाई काम नहीं करती, मर जाता है, तो कोर्ट जो है ये पूछेगा अगर इसकी जगह कोई और डॉक्टर रहता तो क्या वो ठीक कर देता? बोले ठीक तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि एक लाइलाज बीमारी है, लाइलाज बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती, तो फिर वो जो पहला वाला डॉक्टर था ना वो लाइबल हेल्ड नहीं किया जाएगा। ये है फैक्चुअल कॉजेशन। लीगल कॉजेशन में हम पढ़ेंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। रिमोटनेस ऑफ डैमेज हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका लिंक यहाँ आ जाएगा। रिमोटनेस ऑफ डैमेज में अगर कोई भी चीज़ टू रिमोट है, टू रिमोट का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल है, जो एंटिसिपेट नहीं की जा सकती है, अनएक्सपेक्टेड है, तो उस सब चीज़ों में, उन सारे डैमेजेस में डिफेंडेंट जो है वो लाइबल नहीं हो पाएगा। द वैगन माउंट केस इसका फेमस केस है, इधर लिंक आ जाएगी, पढ़ लीजिएगा। डैमेजेस भी है, जो फोर्थ एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, वो डैमेजेस है। अगर डैमेजेस का पर्पस ही ये है कि ताकि वो मॉनेटरी कंपनसेशन ले सके। अब डैमेज किस किस में अवॉर्ड किया जा सकता है? पर्सनल इंजरी में, प्रॉपर्टी डैमेज में, फाइनेंशियल लॉस में और साइकेट्रिक इंजरी में, यानी रिकॉग्नाइज साइकेट्रिक कंडीशंस लाइक पीटीएसडी ऑफन रिफर्ड एज नर्वस शॉक। रेस इप्सा लोक्यूटर, अगर मान लीजिए क्लेमेंट के पास कोई प्रूफ ही नहीं है, फिर अगर क्लेमेंट के पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो सहारा लेगा इस प्रिंसिपल का, रेस इप्सा लोक्यूटर का, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी जो भी चीजें हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं, यानी चीजें अपने बारे में खुद बोलती हैं। ये सब इसका कॉन्सेप्ट ये है। द एक्सीडेंट इज सच दैट इट वुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट समवन्स नेग्लिजेंस बट डायरेक्ट एविडेंस इज मिसिंग, यानी एक ऐसा कोई एक्सीडेंट जो किसी के नेग्लिजेंस के बिना हो ही नहीं सकता था, ठीक है, किसी ने नेग्लिजेंस किया, किसी ने लापरवाही की है, तभी वो एक्सीडेंट हुआ है, भले ही एविडेंस मिसिंग ना हो, तो फिर जिसने भी लापरवाही की होगी उस वो लाइबल ठहराया जा सकता है। स्कॉट वर्सेस लंदन एंड सेंट कैथरीन्स डॉग्स कंपनी में, ये मान लीजिए ये वेयर हाउस है, ठीक है, आटे वाटे की बोरी रखी जाती है, जो हल्का सा गैप है, इधर जो है खिड़की विड़की खुली थी, ठीक है, खिड़की विड़की जो है वो मतलब छोटा सा गैप है होगा या कुछ भी होगा, जो भी होगा, ठीक है, यहाँ आटे की बोरियां रखी हुई थी, एक आटे की बोरी जाती है, गिर जाती है, ठीक है, अब ये बंदा आराम से जा रहा रहता है, ठीक है, आराम से घर भर जा रहा रहता है सीटी वीटी मार के, ठीक है, लेकिन ये जैसे ही यहाँ पहुंचता है तभी आटे की बोरी गिरती है और इसको हो जाता है डैमेज, तो ये जाता है क्लेम करने, ठीक है, तो ये बोलता है भाई हमारे तो किसी का नेग्लिजेंस नहीं था, अपने आप गिर गई, ठीक है, तो कोर्ट बोलता है कि तुम्हारे वेयर हाउस में भूत है, ठीक है, भूत वूत तो है नहीं जो अपने आप गिर जाएगी, तो किसी ना किसी की लापरवाही की वजह से ही गिरी होगी, किसी ना किसी की नेग्लिजेंस की वजह से गिरी होगी, तो इसीलिए आपको लाइबल ठहराया जा सकता है। और जो बर्डन शिफ्ट हो गया था वो डिफेंडेंट पे हो गया था कि भाई तुम प्रूव करो ये भूत ने गिराया है कि तुमने गिराया है, ठीक है, मतलब तुम्हारा नेग्लिजेंस है या नहीं है, वो शिफ्ट हो गया था डिफेंडेंट पे। इसमें रेस इप्सा लोक्यूटर ही अप्लाई हुआ होगा, क्योंकि भाई कोर्ट ने अज्यूम किया कि किसी ना किसी की लापरवाही हुई होगी। अज्यूम तो क्या किया, मतलब सामने ही दिख रहा है भाई किसी ना किसी की तो लापरवाही हुई कि भाई आटे की बोरी जो वेयर हाउस से गिर गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्यूरिस वेदा।